नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आपको बिहार स्पेशल की कक्षाएं लेकर उपस्थित हूं और हमारा जो कक्षाएं इस समय जारी है वो बिहार राजनीतिक व्यवस्था की कक्षाएं चल रही है। उसमें आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका शीर्षक है बिहार में स्थानीय स्वशासन। और मज़े की बात यह है कि हम में से जो लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग, हमें उम्मीद है कि गांव से आते होंगे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आज के डेट में पंचायती राज संस्थाओं जो है वो हमारे जीवन को किसी न किसी प्रकार से बहुत ही अधिक प्रभावित करती है। तो आप उनके बारे में जानेंगे और एक न केवल बेहतर जानकारी रखेंगे बल्कि अपने अधिकारों से भी रूबरू होंगे। और मुझे विश्वास है कि एक सशक्त नागरिक और जागरूक नागरिक के रूप में आप इन संस्थाओं में सुधार हेतु और इनके विकास हेतु अपना जो कुछ भी हो सकता है भविष्य में अपना कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो बिहार में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, इस टॉपिक के अंतर्गत हमें जो देखना है वो हम देखेंगे स्वशासन के प्रकार। पहला तो ये देखेंगे, तो पहला है ग्रामीण, ग्रामीण स्वशासन के यहाँ प्रकार ऐड कर लीजिएगा। दूसरा है शहरी, तीसरा है अन्य। स्वशासन के यह तीन प्रकार हम देखेंगे। और स्वशासन के पहला प्रकार ग्रामीण में हम देखेंगे। आइए यहाँ नोट करते हैं। पहला तो हम इसका देखेंगे तीन स्तरीय जो ढांचा है वो, तो त्रिस्तरीय ढांचा को हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद, फिर कुछ महत्वपूर्ण समितियों को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और फिर एक अंतिम इसके अंग को जानेंगे। ठीक है। शहरी शासन के अंतर्गत हमें जो देखना है वो तो पहले कुछ परिभाषा हम देखेंगे। उसके बाद परिभाषा के बाद हम देखेंगे कुछ संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, और तत्पश्चात वर्तमान में संख्या क्या है। अन्य के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण बस देख लेंगे कि ये क्या है और इनके कुछ उदाहरण। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम ग्रामीण स्वशासन के बारे में जानते हैं। ग्रामीण स्वशासन क्या है और इसकी बारे में जो बिंदुवार हमने बताया, अंग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण समितियाँ, महत्वपूर्ण फैक्ट, एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो स्वशासन क्या है। स्वशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, आप जानते ही होंगे। स्व माने अपना, शासन माने शासन। तो अपना शासन जो है उसे हम स्वशासन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई है, लेकिन इसमें कई तत्वों का मिश्रण भी हो सकता है। अगर हम इसे टेक्निकल रूप देना चाहें तो हम सरल रूप में आपको बताए हैं। लोकतंत्र में आप पढ़े होंगे कि दो प्रारूप चलता है। एक डायरेक्ट लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्वरूप को अपना लेते हैं, किंतु जहाँ पर संख्या कम होती है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। विश्व में जो अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कायम है
उसमें से अधिकांश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया गया है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहते हैं, प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी जनता अपने बीच में से किसी को चुन देती है और वह जनता के नुमाइंदे के रूप में, वो विधायिका है, वहाँ पर वो जनता के नुमाइंदे के रूप में पक्ष रखता है। ठीक है, लेकिन हमारा देश बड़ा है और देखा गया कि राज्य में और केंद्र में जो है ग्रामीण स्तर से चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्वरूप में लाया गया पंचायती राज को, और इसका एक क्रम है, विकास क्रम, आप देखिएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि 1992 में जाके एक ठोस पहल होती है, 73वां संविधान संशोधन आता है, और उसके बाद से चीज़ें इसके पक्ष में आती है पंचायती राज व्यवस्था के, और तब से अभी तक इसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ जुड़ा और अच्छा हुआ। अब आइए देखते हैं कि ग्रामीण स्वशासन का ढांचा। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो हमारे देश में 1992 में आया, और उसके अनुसार कहा गया कि पंचायती राज में 3 स्तरीय ढांचा होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ये 3 स्तरीय ढांचा है, यानी प्रकार और स्तर में अंतर है। प्रकार हुआ उसके 3 अलग अलग फॉर्मेट जो हम शहरी स्वशासन में पढ़ेंगे, किंतु स्तर हुआ यानी एक लेवल, फिर दूसरा लेवल और उसके ऊपर तीसरा लेवल है। तो तीनों लेवल में अंतर है, अधिकारों के लेकर, उनके संरचना के लेकर, उसमें अंतर आप पाइएगा। और प्रकार में अंतर इस तरह से नहीं होता है, शक्ति में तो कम से कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा ग्रामीण स्वशासन में जो है त्रिस्तरीय ढांचा देखने को मिलता है, और इसमें एक बस कंडीशन जोड़ा गया कि जिसकी आबादी, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होगी वहाँ पर 2 स्तरीय ढांचा होगा, जिसमें एक जिला स्तर पे होगा और एक पंचायत, ग्राम पंचायत के स्तर पे, यानी गांव के समूह या गांव के स्तर पे। इसका एक उदाहरण भारत में हम सिक्किम को देख सकते हैं, ऐसे गोवा में भी है। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी अपवाद स्वरूप एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कहाँ पर 2 स्तरीय ढांचा देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि बिहार में जो ग्रामीण स्वशासन है वो त्रिस्तरीय है। तो पहला एक ग्राम पंचायत कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो मध्यवर्ती स्तर की संस्था है उसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, पंचायत समिति। और तीसरा जो है जिला स्तर की संस्था जिला परिषद के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर हम आपको एक बात और नोट कराना चाहेंगे कि इन तीनों स्तरीय ढांचों की जो नाम है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और बिहार में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप पलट के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, कि मध्यवर्ती स्तर संस्था का नाम इनमें से क्या है, तो पंचायत समिति। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, हो सकता है आंध्र प्रदेश में इसका अलग नाम हो, अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम हो, किंतु हम यहाँ बिहार का चर्चा कर रहे हैं इसलिए बिहार को संदर्भ में रख के बातें करेंगे। तो बिहार में सबसे निचली स्तर पर ग्रामीण स्वशासन की इकाई है ग्राम पंचायत, मध्य स्तरीय जो संस्था है इसे हम पंचायत समिति कहते हैं, और जिला स्तर की संस्था को जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं। अच्छे, एक यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बस बता दें, वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 8067 है, ठीक है। उसके बाद पंचायत समिति की संख्या 533 है और जिला परिषद की संख्या 38 है। अब हम अपने दूसरे बिंदु को और बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आइए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको 2-4-5 जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो बता देंगे। और यहाँ पर एक टीचर का ये होता है आपको गाइड करना, मेन जो रोल है टीचर को गाइड करना। पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए टीचर आपको एक गाइड दे कर सकता है कि आप किस तरह से पढ़ें और कहाँ आपको फोकस होना चाहिए, किन किन एरियो पे, और किस तरह से जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है
वो आपको टीचर का कोशिश होगा समझाना। तो मैं यहाँ 4-5 पॉइंट अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण हैं वो बता देंगे, उसके बाद आप उसके अलावा भी अपना देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्ट पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में पंचायती राज आरक्षण का चर्चा है। आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें से 5-6 जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपना समय निकाल के या आपको रुचि हो तो आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आर्टिकल 243 में पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन के बारे में डिस्कशन है। तो आर्टिकल 243A से हम स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल हम संक्षिप्त में लिखेंगे 243A, और इसमें ग्रामीण स्वशासन के बारे में पहली चर्चा जो किया गया है वो ग्राम सभा का है। तो आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आर्टिकल 243C में पंचायत का गठन के बारे में चर्चा है। अभी हम इन दोनों का परिभाषित करके अंतर भी बताएंगे कि ग्राम सभा क्या होता है और पंचायत क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो सामान्य सा एक ही सा ये दोनों टर्म लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद अगला है आर्टिकल 240, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, यहाँ डी है, इसमें पंचायत में संबंधित आरक्षण की चर्चा है। आप जानते होंगे कि पंचायतों में आरक्षण की भी व्यवस्था लागू है, दलित समूह के लिए, महिलाओं के लिए और बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी। ठीक है, उसकी भी हम आगे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर है आर्टिकल 243E, और इसमें जो है वो चर्चा है पंचायतों के कार्यकाल के बारे में। ठीक है। और मैं जब ये सब चर्चा कर रहा हूँ तो इसके बारे में आप जान लीजिए, एक संस्था जो है ग्राम सभा बस, वो तो है ग्राम पंचायत से जो सबसे निचली का है उसके बारे में। बाकी जो है आरक्षण कार्यकाल, ये तीनों स्तरों की संस्थाओं के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आर्टिकल 243G, और इसमें जो चर्चा है वो है इनकी ग्राम पंचायत और जिला परिषद और पंचायत समिति की शक्तियों के बारे में। तो पावर्स एंड ड्यूटीज। ठीक है। तो इनकी शक्तियाँ क्या होंगी, इनके कर्तव्य क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा है। अब हम आगे और देखते हैं। आइए, आगे आर्टिकल 240I, और इस बार आई में डिस्कस है राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन का। ये क्या होता है अभी आगे हम जानेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। उसी तरह से आर्टिकल 243K में चर्चा है स्टेट इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आप इसे जरूर देखिएगा, याद रखिएगा। जब एक बार एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये उम्मीद रखा जाता है कि आने वाले समय में भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं पंचायती राज संबंध से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। आइए, तो महत्वपूर्ण समितियाँ ठीक है। तो महत्वपूर्ण समितियों में सबसे पहला जो समिति है वह बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। इस समिति का गठन 1957 ईस्वी में
हुआ था। तो पहला तो समितियों से जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष बनी थी, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि इनका मुख्य सिफारिश क्या था। तो सिफारिशों को भी हम जिक्र करेंगे। तो पहला ये जान लीजिए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था, और उस समय एक प्रोग्राम चल रहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और एक और प्रोग्राम था राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम। ये दो जो कार्यक्रम थे इन्हीं की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था, और ये दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण विकास था। तो तीन बातें आपने जाना, दो प्रोग्राम चल रहे थे, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम, और तीसरा कि इन दोनों का उद्देश्य ग्रामीण विकास था। और उन्हीं की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है, और उसकी सिफारिश होती है कि आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाइए, और उसका कैसे होगा, तो वो आर्टिकल 40 जहाँ राजनीति निर्देशक तत्व की चर्चा है उसमें एक जगह पंचायती राज गठन के बारे में कहा गया है। तो वहीं से वो संदर्भ उठा के इस समिति के द्वारा रखा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन कर दिया जाए, जिसके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाकर और ग्रामीण विकास को मजबूत आधार प्रदान किया जाए। तो इस समिति का मुख्य बल जो होता है वो होता है ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के गठन पे, और उसमें ये अपना सिफारिश जो देती है, महत्वपूर्ण सिफारिश, वो होता है त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन। आज जो हम देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, वो इसी कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। अब दूसरा हम देखते हैं अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, और इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1977 में। आप वर्ष जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या कभी क्रमोलॉजी मिलाने को दिया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तो वर्ष की यहाँ पर भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस कमेटी का गठन 1977 में हुआ था, और उस समय केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी जनता पार्टी की, जिसके मुखिया होते थे मोरारजी देसाई, और उन्होंने इस कमेटी का गठन किया। और इस कमेटी का महत्वपूर्ण सिफारिश था द्विस्तरीय पंचायत, और दूसरी एक महत्वपूर्ण इनकी सिफारिश थी न्याय पंचायतों का गठन। बिहार में जो ग्राम कचहरी हम देखते हैं, इसी कमेटी की वो सिफारिश थी जो कुछ स्टेटों ने लाया। ठीक है, केंद्र के कानून में ग्राम कचहरी का जिक्र नहीं है, बिहार में स्पेसिफिक हम देखते हैं कि ग्राम कचहरी नामक एक ग्रामीण स्तर पर न्यायालय की व्यवस्था है। प्रखंड में या जिला स्तर पे अलग से पंचायती राज का कोई न्यायपालिका नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण स्तर पे ग्राम कचहरी रूपी एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यह एक हमारा न्यायिक सुलभ के रूप में लोगों को न्याय उनके द्वार तक पहुंचे, इस कंसेप्ट के साथ, या हम कह सकते हैं सुशासन की अवधारणा के साथ लाया गया सोचा समझा बढ़िया प्रयास है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अन्य कमेटियों की। तो तीसरी कमेटी है GVK कमेटी। ठीक है, इनका फुल फॉर्म आपको जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उतना याद रखना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो केवल इतना भी आप शॉर्टकट रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की यही खासियत होती है कि उससे आप पकड़ लेंगे, और पकड़ के अपना जितना काम है यानी आंसर ढूंढना वो सॉल्व कर लेंगे। इस कमेटी के गठन हुआ था 1985 ईस्वी में। तो 1985 में इस कमेटी का गठन हुआ, और इस समिति की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो थी कि जिला में, आज देखिएगा कि जितने पंचायती राज के विकासात्मक कार्य होते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, DRDA। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उसको कहते हैं, और यह संस्था जो है उसका
जिला में सर्वोच्च अधिकारी होता है बिहार में, हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जिला विकास उपायुक्त। और यह प्रायः देखा जाता है कि एक आईएएस रैंक का ऑफिसर होता है। ठीक है, ये डीएम के बाद जिला में दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, जिसके अंडर में जितनी भी इस समय ग्रामीण विकास की योजनाएं चल रही होती है इसी के अंडर में होती है। तो इसलिए इस पदाधिकारी की उस डिस्ट्रिक्ट में विकासात्मक कार्यों में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो इस पद के सृजन की अनुशंसा इसी कमेटी के द्वारा की गई थी। तो डीडीसी पोस्ट का क्रिएशन इस समिति के द्वारा की गई सिफारिश थी। ठीक है, अब एक अगला हम देखते हैं एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति, ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन एक बार बनाया गया था कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। इस समिति का ही सिफारिश था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि राज्य जो है वो ढुलमुल रवैया ना अपनाए। लेकिन आगे देखिएगा, हम चर्चा करेंगे इसके विकास क्रम में कि कुछ ऐसा अड़चन आया कि आज भी ये संस्थाएं जो है नख दंत विहीन हो गई है। यानी कहने को तो पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनके वित्तीय अधिकार या नियोजन के अधिकार या अन्य रूपों में ये संस्थाएं केवल दिखाने के हाथी के दांत की तरह से है, और टोटली पावर जो है अभी भी हमारे संविधान में या तो राज्य के पास है या केंद्र के पास है। आइए देखते हैं एलएम सिंघवी समिति का जो महत्वपूर्ण सिफारिश था वो था इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा। और इसी सिफारिश पे 73वां संविधान संशोधन लाकर इसे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। एक और समिति आती है, आइए देखते हैं 5वां थुंगन समिति। थुंगन समिति, थुंगन समिति का जो गठन होता है वो 1988 में होता है। और इस समिति की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो महिला आरक्षण थे। आज हम देखते हैं कि पंचायतों में, हर एक स्टेट में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान है, और अधिकांश राज्यों में तो 50% तक आरक्षण है। पहले ये रिकमेंडेशन 1/3 था, 33%, लेकिन बिहार ने इसका शुरुआत किया। बिहार प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं में और साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। और ये सभी ग्रुप में, यानी दलित में भी, अति पिछड़ा में भी और जनरल में भी। तो 50% जो रिजर्वेशन है इसकी शुरुआत महिलाओं के लिए बिहार करने वाला प्रथम राज्य था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनाया गया है पिछले वर्षों में, आप देखिएगा पॉलिटी में। और उसी के देखा देखी आज तो अधिकांश राज्यों ने, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। और दुर्भाग्य है कि संसद में और विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए जो एक बिल लाया गया था पूर्व में यूपीए 2 के द्वारा, वो अभी भी पास नहीं हो पाया है। तो हम महिलाओं के अधिकारों के लिए कितना सेंसिटिव है एक आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस समिति का जो महत्वपूर्ण सिफारिश था महिला आरक्षण। उसके बाद एक और समिति का गठन हुआ था, गाडगिल समिति। और इस समिति का कोई इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन तो नहीं था, किंतु इसको एक याद करने के लिए हो सकता है पूछा जा सकता है, तो आप बस याद करने के लिए इसे रखिए। इसका भी गठन हुआ था 1988 में ही, ठीक है। और ये कार्यकाल जितने थे आप देखिएगा, इस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1984 में अक्टूबर महीने में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो चुनाव होते हैं उसमें सिंपैथी वोट के कारण अभी तक के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन, श्रेष्ठ प्रदर्शन कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के द्वारा किया गया वो था 400, लगभग 44 या 40 सीटें थी। और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन के आते हैं और उन्हीं के कार्यकाल में ये सारी कमेटियाँ, जहाँ से हम पढ़ते हैं जीवीके राव समिति से लेकर अभी तक, ये उन्हीं के कार्यकाल की कमेटियाँ हैं। और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम ग्रामीण प्रशासन
और साथ साथ शहरी स्वशासन का इकाई जो है यानी स्वशासन को कहे तो लागू कर दे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। ये सब चीज़ें एक संशोधन और मध्यम मार्ग का विचार अपनाते हुए नरसिम्हा राव जी के सरकार में जाके संभव हो पाया। ठीक है, उसके पहले राजीव गांधी जी, आप जानते भी होंगे कि स्वर्गवास सिधार चुके थे। 1991 में तमिलनाडु में एक रैली करते हुए कोयम्बटूर में उनको आतंकवादी हमला का शिकार होना पड़ा। तो अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख फैक्ट्स। ठीक है, तो प्रमुख फैक्ट्स, हाँ एक हम भूल गए, ग्राम सभा और पंचायत में अंतर बताना आपको। ग्राम सभा दरअसल जो है वो ग्राम पंचायत की, हमने बताया पंचायत में 3 स्तर है, 1 2 3 ऐसे पिरामिड नुमा, जैसे आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पर ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई, उसके बाद यहाँ पर पंचायत समिति मध्य स्तरीय इकाई और सबसे ऊपर जिला परिषद। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका है और इसमें कहा गया है कि जितने भी ग्राम पंचायत के मतदाता होंगे वो इस ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर होंगे। और आप जैसा कि जानते होंगे कि भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु या कह सकते हैं निर्धारित आयु क्या है, 18 वर्ष। यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जितने 18 वर्ष, हम ये भी दूसरे शब्द में कह सकते हैं, ऊपर के लोग हैं वह ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और ग्राम सभा विधायिका के रूप में ग्राम पंचायत के लिए जो सबसे निचली इकाई है कार्य करती है। अभी हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे। तो यह रहा ग्राम सभा। और पंचायत से स्तर, पंचायत का अर्थ है ये तीनों इकाइयों को भी सम्मिलित रूप से हम पंचायत कह सकते हैं। ठीक है, इसे जिला पंचायत, इसे पंचायत समिति को भी पंचायत कहते हैं। प्रखंड पंचायत, आप जानते होंगे कि ये पंचायत जो है प्रखंड स्तर पर गठित की जाती है। ठीक है, तो इसे ब्लॉक पंचायत या प्रखंड पंचायत कहते हैं और ये गांव स्तर पर इसलिए ग्राम पंचायत। तो पंचायत इनके बारे में है, जबकि ग्राम सभा इनके बारे में है। अब हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं, आइए। आप ये जो पंचायत नामक स्वशासन की इकाई है ग्रामीण स्तर पे, तो ये हमें ऐतिहासिक काल में भी देखने को मिलता है। मौर्य साम्राज्य हमारे देश का पहला साम्राज्य हुआ, उसमें भी ग्राम के रूप में पहली शासन की इकाई देखने को मिलती है। हालांकि उसकी स्वायत्तता जो है वहाँ कम दिखाई देती है। तो पहला तो ऐतिहासिक फैक्ट के आप याद रखिए कि इसकी चर्चा हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी है, यानी ग्रामीण प्रशासन की चर्चा, ग्रामीण प्रशासन की चर्चा प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण जहाँ पर अभी के भी ग्रामीण स्वशासन से बेहतर हम देखते हैं स्वायत्तता, वो उदाहरण हमको देखने को मिलता है आरंभिक मध्यकाल में चोल प्रशासन के अंतर्गत, जहाँ ग्रामीण प्रशासन को सर्वाधिक स्वायत्तता मिली हुई होती है, वहाँ राज्य का हस्तक्षेप कम होता है। स्वायत्तता का मतलब है स्वतंत्रता, यानी जो प्रशासन की इकाइयाँ हैं वो कितने स्वतंत्र हैं अपने वित्तीय अधिकार में, वित्तीय मामलों में, अपने नियोजन के मामलों में या अपने कर्मचारियों के मामलों में, तो उस पर उस संस्था की स्वतंत्रता डिपेंड करती है। तो इतिहास में चोल काल एक ऐसा काल देखने को मिलता है जहाँ पर यह ग्रामीण प्रशासन ज़्यादा सर्वाधिक स्वायत्त संस्था के रूप में आता है। और इसका जो चर्चा है एक चोल प्रशासन काल का ही अभिलेख है, उत्तर मेरूर। ठीक है, ये प्रांतक प्रथम एक शासक होते हैं, उनके ही द्वारा उत्कीर्णित ये अभिलेख है, उसमें इसकी चर्चा आती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 2 फैक्ट। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण प्रशासन की पहली शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर
राजस्थान से होती है। ठीक है, नागौर राजस्थान। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी शुरुआत करते हैं। और 2 अक्टूबर के बारे में आप जानते होंगे 2 चीज़ें, एक तो महात्मा गांधी का जन्मदिन है और दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा इस दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 2 अतिरिक्त जानकारी आप रख सकते हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से हमारे देश में पंचायती राज संस्था का एक आरंभ हम मान सकते हैं। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन रखिए कि 1959 ईस्वी में राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में इसका आरंभ किया गया, पंचायती राज संस्था का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आइए, जैसा कि मैंने बताया कि राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए तो स्वशासन के बारे में ठोस पहल हुई और उस समय कई समितियों का गठन हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो राजीव गांधी जी के द्वारा पहला 64वां संविधान संशोधन पेश किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश यह राज्यसभा से पास नहीं हो सका। लोकसभा में तो उनका बहुमत था, वहां तो उन्होंने पास कराया है, लेकिन विपक्ष में राज्यों ने चूंकि राज्यसभा राज्यों का ही संगठन होता है, आप पढ़ते होंगे पॉलिटी में, तो विपक्ष में राज्यसभा के जो मेंबर थे वो विरोध कर दिया और विरोध के कारण ये राज्यसभा में ये विधेयक गिर गया, ये पास नहीं हो सका। तो एक प्रयास हम इसको 1989 में हुआ था, तो राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था। और आप प्रीवियस ईयर में हमको लगता है कि 64 या 65 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से पहला प्रयास पंचायती राज संदर्भ के विकास में कब किया गया था, तो उसका सही आंसर यही था, 64वां संविधान संशोधन। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन वो होता है 1992 में, और उसी के आधार पे वर्तमान का पंचायती राज व्यवस्था हम देखते हैं। उसके बाद एक और फैक्ट याद रखिए, 24 अप्रैल 1993 के दिन जो यह एक्ट बनता है उसको लागू कर दिया जाता है। 1992 में तो यह एक्ट बन जाता है लेकिन लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, यही कारण है कि इस दिवस को, ठीक है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आजकल तो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो इस दिवस को ग्रामीण विकास से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उनको संदर्भित करते हुए काफ़ी अच्छा स्टेप लेते हैं और संबोधित करते हैं। हमारे जो मुखिया हैं या जिला परिषद है उनको आजकल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जानते ही होंगे, लाइव जो होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और इससे एक अच्छा जनसंवाद क्रिएट होता है और देश के विकास के लिए या नीचे के जो जनता है उसकी समस्याओं को जानने के लिए, चूँकि केंद्रीय स्तर पे जो सरकार है उसको नीचे की जानकारियाँ आवश्यक हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका देश के विकास में अदा करती है, तो एक अच्छा पहल है। ठीक है, अब हम एक दो और जानकारी देखते हैं। 1996 में चूँकि जब यह कानून 92 में बना तो कुछ क्षेत्रों को इससे छूट दी गई थी, लेकिन आगे चलकर वहाँ भी इसे लागू करने के लिए एक एक्ट आता है, पेशा एक्ट। तो 1996 में पेशा एक्ट पारित हुआ। ठीक है, पेशा अधिनियम, और जो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों को इसे छूट मिली थी उन्हीं क्षेत्रों में थोड़ा सा संशोधन के साथ इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसमें से अधिकांश क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के हैं, जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहां पर कुछ संशोधन के साथ इस एक्ट के माध्यम से शुरुआती दौर में तो इसे नहीं लागू किया गया था, लेकिन कुछ संशोधन के साथ इसे लागू किया गया। तो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशा एक्ट कब पास हुआ, तो सिर्फ आप इसे, इसका वर्ष याद रख सकते हैं। ठीक है, 1996 में। ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन जब पारित होता है तो उस संविधान संशोधन के बाद पहला कौन सा राज्य था जो इस संविधान संशोधन के अनुसार अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है,
तो पहला राज्य था कर्नाटक। तो कर्नाटक के द्वारा फर्स्ट टाइम यह व्यवस्था इसके अकॉर्डिंग यानी 73वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग लागू की जाती है, वो राज्य था कर्नाटक। तो याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अभी जो बिहार में स्वशासन की व्यवस्था देखी जा रही है वो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी का वर्तमान का व्यवस्था वो उसका जो आधार है वो किस कानून के द्वारा है या कौन से कानून के द्वारा अभी की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा जो अंतिम बार संशोधित हुआ था उसके द्वारा हुआ। हालांकि कुछ संशोधन इस कोरोना काल में भी हुए हैं, लेकिन वो ढांचागत नहीं और महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिएगा कि कोरोना के टाइम में 21 में जो पंचायती राज के चुनाव हुए हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में, तो उसका कार्यकाल खत्म हो गया था मई में ही। जो 2016 के इलेक्शन हुए थे पंचायती राज संगठन के, उसका कार्यकाल अप्रैल मई में समाप्त होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण सरकार चुनाव नहीं करा पाई। तो उसको आगे टालने के लिए कुछ कानून में संशोधन किया गया और कुछ परामर्शदात्री समिति टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया। वो एक तात्कालिक व्यवस्था थी और दीर्घकाल नहीं था, दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं थी। तो अक्टूबर नवंबर में जाकर फिर से जब चुनाव कराए गए तो ये इसी कानून के आधार पर जो पुरानी व्यवस्था थी उसी के अनुरूप हम देखते हैं कि सारा कुछ देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधान। तो आइए देखते हैं। संवैधानिक इससे संबंधित क्या प्रावधान है। तो पहला तो यह है कि पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन भाग 9 में है, और दूसरा है कि इससे संबंधित अनुसूची 11 है। ठीक है, तो अनुसूची 11 में इसकी चर्चा है। ठीक है, उसके बाद कुल विषयों की जिस पे पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिया गया है वो है 29। ठीक है, उसके बाद एक और आपसे चर्चा ये है कि पहले हम उसको चर्चा तो कर चुके हैं, बताए नहीं थे लिखकर, कि इसकी चर्चा आर्टिकल 40 में आती है, जहाँ पर नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। यह भाग 4 में है, और भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 40 में पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान पहले से था, और यह माना जाता है कि गांधीवादी सिद्धांत जो है उस पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको 3 आधारों पे वर्गीकरण किया जाता है। एक कुछ उदारवादी सिद्धांत हैं, कुछ समाजवादी सिद्धांत हैं और कुछ गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो यह पंचायती राज संस्थाओं का गठन जो हुआ है यह गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे 73वीं जो संविधान संशोधन हुआ उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं उसको आइए देखते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता आइए देखते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें तो ये है कि पहले तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। आप जैसा कि जानते होंगे कि केंद्र में जो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव होता है, उसके लिए एक ही संस्था काम करती है, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 324 में जिसका प्रावधान है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यहाँ से वो फंक्शन नहीं। और यानी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमारे यहाँ निर्वाचन के लिए संघीय व्यवस्था होने के बाद भी एक ही इकाई है, किंतु जब पंचायती राज संस्थाओं और साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए स्वशासन की विचार आया तो अलग से निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, और यह राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। और यही संस्था PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों के लिए इलेक्शन करवाने का काम करती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है कि यह पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाती है। अब हम
देखेंगे कि इसमें इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इसका नियुक्ति, इसमें जो सदस्य होते हैं या जो अधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ सतर्क होकर सुनिएगा, बहुत कॉन्शियस होकर, कि इसे हटाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास नहीं है। तो क्वेश्चन अपवाद से कभी कभी ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप जानते होंगे राज्यपाल नियुक्त करता है तो राज्यपाल ही हटाता होगा, लेकिन एग्जामिनर ऐसे सब टेस्ट लेते रहता है कि आप कितना ज़्यादा गहरा जानते हैं। तो इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, इसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अब डायरेक्ट यह बात नहीं लिखी गई है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में न रहे राष्ट्रपति, तो यह भी जान लीजिए कि डायरेक्ट यह नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति हटाएंगे। लिखा गया हटाने की जो प्रक्रिया है कि हाई कोर्ट के जज के जो हटाने की जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा, और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है संसद में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी जाती है और वही हटाता है। तो जब यह प्रक्रिया बस एक लाइन में लिख दी गई है तो या तो ये पूछा जा सकता है या डायरेक्ट राष्ट्रपति दिया जा सकता है। तो जब संसद में महाभियोग आता है, हाई कोर्ट के जज के ऊपर चलता है, उसमें वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश पारित करता है। तो इसका अर्थ है, यानी इस लाइन में ये मीनिंग छुपा हुआ है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटाएगा, नियुक्त करेगा गवर्नर, लेकिन राष्ट्रपति हटाएगा। अब एक दूसरा देखते हैं, दूसरा है वित्त आयोग। महत्वपूर्ण संस्था है स्थानीय स्वशासन के लिए, और वित्त आयोग का कार्यकाल जान लेते हैं। कार्यकाल इसका 5 साल का होता है, 5 वर्ष का, और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा इसका गठन होता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा गठन। वित्त आयोग जो है वह पंचायती राज संस्थाओं सहित नगर पालिका, जो हम पढ़ेंगे शहरी स्वशासन में, उनके वित्त आवंटन या वित्त किस तरह से व्यवस्था हो वो उस पर सिफारिश देती है। किसको? राज्य सरकार को, और यानी राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार के पास जाता है, तो उस पर राज्य सरकार एक्शन लेती है। ठीक है, और एक आध जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है कि इनके चुनाव संबंधित, यानी क्षेत्र या आरक्षण, इससे संबंधित न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। यानी चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है, हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें और जो कुछ 73वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था, आप याद रखेंगे, इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता था। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण का प्रावधान था। तो दूसरा ये भी कि SC ST के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन की बात कही गई थी। ठीक है, और उसमें यह कहा गया था कि चुनाव जो होंगे वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होंगे। तो सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव जो होगा, सदस्य एवं अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होंगे। सदस्य जहां प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, वहीं अध्यक्ष जो होंगे ग्राम पंचायत को छोड़कर जो 2 स्तर हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, उस पर अप्रत्यक्ष रूप से उसके अध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक है, तो यह 73वें संविधान संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रही। अब हम इसके अंग के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंग।
बिहार पंचायती राज व्यवस्था, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अंग। इसमें पहला हम ग्राम पंचायत के अंग देखेंगे। तो पहला ग्राम पंचायत के, और ग्राम पंचायत क्या है? पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी सबसे निचली इकाई। तो ग्राम पंचायत के अंग, तो ग्राम पंचायत के अंग के जो है उसमें 7 है अंग। इसके पहला अंग है ग्राम सभा। ग्राम सभा, इसके बारे में हमने आपको बताया कि जितने भी मतदाता होंगे पंचायती राज व्यवस्था में यानी ग्राम पंचायत के, वो सब इसके सदस्य होंगे और यह विधायिका के रूप में कार्य करती है। अब विधायिका आप पढ़े होंगे पॉलिटी में कि जिस तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका है और जिस तरह से राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की भूमिका है, कुछ वैसी ही भूमिका ग्राम सभा की देखी जाती है। यानी जैसे जो पंचायत का बजट होगा वह स्वीकृत होगा ग्राम सभा के अनुमोदन से ही, उसी तरह से कोई प्रशासनिक कार्य यानी विकास का योजनाएं हैं उसकी भी स्वीकृति ग्राम सभा के द्वारा ही दी जाएगी। एक और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए, कभी बिहार एसएससी में तो पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है। इसके कोरम के लिए यानी ग्राम सभा, जैसे लोकसभा में हम पढ़ते हैं या विधानसभा में कि कोरम संख्या एक होती है कि कितने पे संसद का संचालन होगा लोकसभा का, तो वो कहा गया है कि 10% हिस्सा। तो इसका है कोरम के लिए, यानी कुल सदस्य संख्या का 20वां भाग उपस्थित होगा तब ग्राम सभा का कोरम पूरा होता है। तो यह इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही। अब हम देखेंगे दूसरा कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति, और कार्यकारी समिति का हेड जो होता है वो मुखिया होता है। कार्यकारी समिति का गठन जो होता है वो मुखिया प्लस जो आप वार्ड चुनते होंगे, एक वार्ड का चुनाव भी होता है, आप बिहार से अगर होंगे तो जानते होंगे, उनको मिला के बनती है कार्यकारी समिति। यानी इसका काम होता है कि जो भी योजनाएं हैं ग्राम सभा से पास हुई है उसका एग्जीक्यूटिव, जैसे आप देखते होंगे सरकार में कि विधायिका में कानून बनता है और एग्जीक्यूटिव यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा वो कानून लागू किए जाते हैं, वो विकास योजनाओं लागू होती है, धरातल पर उतरती है। उसी तरह से इसकी भूमिका होती है कार्यकारी समिति की ग्राम पंचायत में। अब तीसरा हम देखेंगे मुखिया। ठीक है, मुखिया के बारे में आप गांव से जानते होंगे मुखिया आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, आप याद रख सकते हैं। तो एक तो यह कार्यकारी समिति का प्रधान होता है, तो यानी कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, और दूसरी इसके बारे में जानकारी है कि यह सरकारी कर्मचारी जो होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, आप देखते होंगे एक ग्राम सचिव आएगा जो इसका अंग ही होता है, अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद और भी कर्मचारी दिए गए हैं, रोजगार सेवक हैं, मनरेगा एक योजना चलती है उसको लागू करने के लिए। तो इन कर्मचारियों पे जो नियंत्रण होता है वह मुखिया का ही होता है। तो सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण कौन रखता है? मुखिया। इसीलिए मुखिया इस समय आप देखिएगा कि गांव में बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है और मुखिया जी से संपर्क भी। ठीक है, अब एक अगला ग्राम पंचायत का अंग है उप मुखिया। और उप मुखिया ऐसे तो उसकी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, लेकिन यदि मुखिया त्याग पत्र दे दे, मर जाए, तो एक 6 महीना का टेन्योर मिलता है इसे, और इसमें यह उप मुखिया के जो है मुखिया के रूप में कार्य करने लगता है। अभी एक केस हमारे बगल में हुआ था जहां मुखिया जी भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी पदवी छीन गई, तो वहां जो उप मुखिया थे वो 6 महीना के लिए, चूंकि अभी चुनाव होता नहीं है, उसमें वर्णित है 73वां संविधान संशोधन में कि 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव कराया जाएगा। और भाई साहब जो मुखिया जी थे वो कोर्ट चले गए, तो स्टे लगा हुआ था, फिर भी उप मुखिया उनके कार्य को देख रहे थे। तो जितने उप मुखिया होते हैं वो मुखिया बनने के लिए आतुर होते हैं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि मुखिया जी लोग आजकल कितना वो कमाई करते हैं।
तो इनका डायरेक्ट कुछ रोल नहीं है, और उप मुखिया मुखिया के अनुपस्थिति में कार्य करता है। और उप मुखिया का जो चुनाव होता है वो जो वार्ड चुन के जाते हैं, आप जानते होंगे शायद 500 की आबादी पे एक वार्ड का चुनाव होता है, तो लगभग एक पंचायत में औसतन 14 वार्ड होते हैं। तो वो 14 वार्ड आपस में चुनकर एक अपने में से जो सदस्य चुनते हैं वो उप मुखिया कहलाता है। यानी उप मुखिया का चुनाव उन 14 वार्डों में से होता है, जबकि मुखिया का चुनाव डायरेक्ट होता है। मुखिया का चुनाव वार्ड नहीं करता, मुखिया का चुनाव जनता द्वारा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। अब एक और अंग है ग्राम सेवक, इसे हम सचिव भी कहते हैं। तो ग्राम सेवक या सचिव यह एक सरकारी कर्मचारी होता है, और इसका कार्य होता है कि मुखिया जी को या कार्यकारी समिति यानी वार्ड को सहायता प्रदान करना। आप समझते हैं जिस तरह से सचिव होता है मंत्री का, उसी तरह से कुछ ये मुखिया जी का सचिव होता है, ठीक है, जो सरकारी विकास के योजनाएं जो है या किसी तरह का, जैसे पेंशन आया है किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ग्राम सभा द्वारा जो योजना अनुमोदित है तो उन सब में कैसे लागू होगा, सरकार का क्या बजट है, ये इस सब का कार्य सलाह देना, उसको लागू करवाना ग्राम सेवक का काम है। अब हम देखेंगे एक और अंग है ग्राम रक्षा दल। हालांकि यह अब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका प्रावधान है। और ग्राम रक्षा दल में जो युवा होते हैं वो उनको नियुक्त किया जाता है, और इसका एक प्रधान होता है जिसे दलपति कहते हैं, ठीक है। पहले होता था, माना जाता था कि गांव में पुलिस की पहुंच जो है बहुत कम है, तो ग्रामीण युवाओं से जो पहले डर होता था चोरी चमारी का, वो इनके द्वारा संभाला जाता था। आप देखते होंगे पहले चौकीदार भी होता था, रात में पहरा देता था हर एक गाँव में घूम घूम के। आज वो व्यवस्थाएं समाप्त हो गई है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक बड़ी कारण है बिहार में अगर देखा जाए तो, जब से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आए 2005 में आए थे, 6 में, हाँ 5 लास्ट में नवंबर चुनाव में हुआ था, तो उस समय उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी काम किया और बहुत तेज़ी से अपराध का ग्राफ नीचे गिरा। उसके बाद अब देखिएगा तो एक आध कारण और इसमें समाहित हो जाते हैं अपराध को रोकने में। जैसे अब बिजली की ठीक ठाक व्यवस्था है ग्रामीण एरियो में भी, और जब भी अपराध होता है उसके लिए एक जो फार्मूला होना चाहिए, स्थिति वो है कि अंधेरा होना चाहिए। तो अब हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, और इस तरह से जो आपराधिक घटनाएं हैं वो कम हुई है। तीसरा है विकासात्मक कार्य, यानी जो लोग चोरी करते थे प्राय माना जाता है कि उनके पास रोजगार की और विकल्प नहीं होते थे। अब विकास इतने हुए कि उनके पास विकल्प कई मिल गए, तो कोई भी सम्मान से जीना चाहता है, तो इसलिए वो अपना मेहनत करके आप कमा सकता है, तो चोरी क्यों करेगा। तो ग्राम रक्षा दल की वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और दलपति इसका प्रमुख होता था। एक किसी को दलपति बनाया जाता था, और इसकी नियुक्ति मुखिया जी के द्वारा होता था, ठीक है। अब एक लास्ट ग्राम कचहरी है इसका अंग, और मैंने जैसा कि बताया कि यह व्यवस्था सभी जगह नहीं है, लेकिन बिहार में देखने को मिलती है। और बिहार में ग्राम कचहरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जान के आश्चर्य होंगे, आप शायद जानते नहीं होंगे, या जानते भी होंगे तो आप नहीं देखते होंगे कि दरोगा को स्पेसिफिक ये निर्देश है राज्य सरकार का कि सरपंच साहब अगर जाते हैं, इसके प्रमुख सरपंच होते हैं, तो आपको उनके सम्मान में खड़ा हो जाना है, यानी खड़ा होकर सम्मानित करना है। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी गांव में कोई भी केस होता है या अपराध की घटना होती है, तो आप सरपंच साहब से पहले सलाह मशविरा करेंगे कि क्या आपके दायरे में है। एक इनका क्षेत्र मिला हुआ है, यानी दीवानी केस में कुछ खास रुपयों के बनाया गया है सीमा, कि इस रुपये के ऊपर के सीमा जो होगा तभी ये ऊपर जाएगा, यानी न्यायालय जो होते हैं जिला में उसमें जाएगा केस, नहीं तो ग्राम कचहरी में ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर करना पड़ता है दरोगा साहब को। ऊपर से आपराधिक मामलों में भी दिया गया है कि जिस तरह से कि इतने वर्ष की अगर इस केस में सज़ा हो सकती है, तो वो सज़ा की सुनवाई पहले तो ग्राम कचहरी में ही होगी। ये एकदम सख्त प्रावधान है, और उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है कि एक खास पगड़ी दी जाती है। जैसे आप देखते होंगे जज एक स्पेशल कोट पहनते हैं, उसी तरह से एक विशेष पगड़ी की व्यवस्था है सरपंचों के लिए। तो सरपंच इस समय पैसा रुपयों के मामले में तो कमाई कम है, लेकिन सम्मान के दृष्टिकोण से देखिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद हो जाता है। और यही कारण है कि आजकल इस पद के लिए भी चुनावों में काफ़ी मारामारी होने लगी है, ठीक है। तो ग्राम कचहरी
ग्राम पंचायत की न्यायपालिका है। प्रखंड स्तर की जो ग्राम पंचायत है या जिला स्तर की जो पंचायत है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम अलग से पढ़ते हैं कि न्यायपालिका का जो क्रम है उसी में एक जिला अदालत का भी आता है, किंतु इसके लिए ग्राम कचहरी का एक स्पेशल व्यवस्था बिहार सरकार ने किया है। तो यह ग्राम पंचायत की न्यायपालिका है, ग्राम पंचायत की न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद ये एक इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये जान लीजिएगा कि ग्राम कचहरी का जो सदस्य है वो मुखिया जी या वार्ड होते हैं उनको नहीं बनाया जाता है। इसके लिए अलग से चुनाव होता है जिसे बिहार में सरपंच कहते हैं, और फिर वार्ड के ही स्तर पे एक पंच का चुनाव होता है। इन्हीं से मिलकर ग्राम कचहरी का गठन होता है। तो इसका सदस्य मुखिया और वार्ड नहीं होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब आगे हम देखेंगे पंचायत समिति के अंग। तो सेकंड जो पंचायत का स्तर है, पंचायत समिति जो ब्लॉक पे के स्तर पर गठित होती है, इसके 4 प्रमुख अंग हैं। आइए देखते हैं। तो पहला तो है इसका जो अंग वो है प्रमुख या उप प्रमुख, प्रमुख या उप प्रमुख। और इन दोनों का चुनाव जो होता है वो पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा है कि प्रखंड प्रमुख जो होते हैं पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और दूसरा इसका अंग है बीडीओ, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है हर एक जगह, हर एक राज्य में जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको कहते हैं, और इसकी नियुक्ति इसी एग्ज़ाम में के द्वारा होती है। जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, इसी एग्ज़ाम के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, और यह इस पंचायत समिति का सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। ठीक है, अब एक इसका और अंग है अस्थाई समिति। अस्थाई समिति, अस्थाई समिति जो है वह इसके सदस्यों से मिलकर बनती है। कई समितियां बनती है, जैसे शिक्षा पे समिति, स्वास्थ्य पे समिति। तो जो सदस्य चुने जाते हैं पंचायत समिति के लिए उनका लोकप्रिय नाम बीडीसी है। ठीक है, आप जानते होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल करके एक पद नाम है, उसी उनको गांव देहात में बीडीसी के रूप में जाना जाता है। वो उन्हीं के सदस्यों के बीच में से समिति का गठन होता है, और इसमें शायद 6 समितियों का गठन होता है। तो एक अंग इसका पंचायत समिति का है अस्थाई समिति, और एक है पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति। और पंचायत समिति के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये अस्थाई समिति और पंचायत समिति से कैसे अंतर है। तो पंचायत समिति जो होती है उसमें जितने उस प्रखंड में पंचायतों के मुखिया होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और साथ साथ उस क्षेत्र के विधायक, अगर विधान परिषद भी कोई है उस क्षेत्र का तो वो भी, और राज्यसभा के अगर कोई सदस्य तो वो भी, और लोकसभा के सदस्य। तो ये 4 और प्लस उस क्षेत्र के जितने मुखिया है पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। और जब पूरे पंचायत के स्तर पर योजना का निर्माण होता है या अनुमोदन होता है तो इसी पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। तो अस्थाई समिति और पंचायत समिति के बीच यही अंतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं जिला परिषद के अंग। जिला परिषद के अंग, जिला परिषद के अंग, इसके भी 4 अंग हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और इनका भी निर्वाचन वैसे ही होता है इनडायरेक्ट। इनके सदस्यों में से जो जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, डीडीसी उसको कहते हैं, लोकप्रिय नाम डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो उसे उसके द्वारा उनके द्वारा ही चुना जाता है। और इसका एक प्रमुख अधिकारी जो होता है जिला स्तर पर, डीडीसी जो हम पढ़ चुके हैं, एक कमेटी की सिफारिश थी, यह इसका सेक्रेटरी होता है, या सीयू कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक इसकी अस्थाई समिति है
अस्थायी समिति इसके सदस्यों में से बनती है, जैसा पंचायत समिति में हम लोगों ने देखा। और इसका एक जो जिला पंचायत समिति या जिला परिषद कहते हैं, और जिला परिषद जो है इसमें सभी प्रखंड प्रमुख शामिल होते हैं, प्लस उस क्षेत्र के लोकसभा के सदस्य, सभी विधायक, उस जिला के, उस राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य इस जिला परिषद में शामिल होते हैं। तो यह 4 महत्वपूर्ण इसके अंग हैं। और इसका जो कार्य होता है जिला परिषद का, वो होता है कि प्रखंड के जो पंचायत समिति होती है उनके बजट या योजनाओं का परीक्षण करना। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रामीण स्वशासन का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। और आप इसे देखें, बार बार लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।